ओके एवरीवन, आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए 2016 के बिहार पीसीएसजी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रपोजल को कैसे रिवोक किया जा सकता है। तो सेक्शन 6 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है वहां पे मोड्स दिए गए हैं प्रपोजल को रिवोक करने के। देखिए कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, हाँ बिल्कुल है सेक्शन 6 के अंदर। बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टेड टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट एंड बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल। ये तीनों ही कंडीशन आपको सेक्शन 6 में मिलते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। इनमें एक और मोड दिया गया है और वो है डेथ एंड इंसैनिटी। इसके बाद देखिए है कि कौन सा इसमें से जो एग्रीमेंट है वो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होता है। सेक्शन 25 कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वाइड होगा, लेकिन उसके 3 एक्सेप्शंस हैं। तो देखिए पास्ट वॉलंटरी सर्विस, टाइम बार्ड डेब्ट एंड कोई भी एग्रीमेंट जो नेचुरल लव और अफेक्शन में बनाया गया है, ये तीनों सेक्शन 25 के एक्सेप्शन है और ये बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। Which contract depends upon happening or non-happening of future uncertain event? सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है। जहाँ पे एक पार्टी अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी क्या होती है। तो देखिए सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग जहाँ दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है वो तो वाइड हो जाता है, लेकिन सेक्शन 22 कहता है जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है वो वैलिड होता है। तो इसका सही आंसर वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट को कब डिस्चार्ज किया जा सकता है? तो देखिए या तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया कर दिया जाए, पार्टीज अपने एक्ट को परफॉर्म कर दे, या तो वो इम्पॉसिबल हो जाए, उसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए, सेक्शन 56 जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या तो पार्टीज उसके परफॉर्मेंस के समय उसको परफॉर्म करने में फेल हो जाए उस एक्ट को, तो उसको हम ब्रीच कहते हैं। तो इन तीनों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। फ्रस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन देखिए सेक्शन 56 में है और उसमें 3 तरह के पैरा दिए हुए हैं जहाँ पे अलग अलग बताया गया है कि किन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो सकता है। तो जो इसका इफेक्ट होता है वो ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। ये किसी पार्टी के ऊपर चॉइस नहीं छोड़ा जाता है कि वो उसको इफेक्टिव बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। नोवेशन के बाद देखिए जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एंड इट विल नॉट बी परफॉर्म्ड। मेजॉरिटी एज अटेन करने पे क्या माइनर का एग्रीमेंट रेटिफाई किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। माइनर्स एग्रीमेंट जो है वो वाइड होता है, लेकिन माइनर के समय किया गया एग्रीमेंट उसके मेजर होने पे रेटिफाई नहीं किया जा सकता है। जहाँ पे ल्यूनेटिक किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है फॉर द पर्पस ऑफ नेसेसरीज, तो क्या होता है? ये देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का केस है जहाँ पे सेक्शन 68 कहता है कि अगर कोई ल्यूनेटिक या माइनर को किसी ने कुछ नेसेसरीज सप्लाई की है, तो जो ल्यूनेटिक या माइनर है उसका स्टेट, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लाइबल होगी पेमेंट के लिए, उस पर्सन को कंपेंसेशन देने के लिए। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों हो सकता है। सेक्शन 2 का क्लॉज डी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज क्लियर हो जाती है। इसका आंसर डी होगा। ए को बी का मोबाइल मिलता है, वो उसको वापस दे देता है। बी प्रॉमिस करता है कि वो उसको इसके लिए 500 देगा। अभी हमने सेक्शन 25 का एक एक्सेप्शन पढ़ा था, पोस्ट वॉलंटरी सर्विस। तो ये क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन। डेरी वर्सेस पीक एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है फ्रॉड के ऊपर, और इसमें कहा गया था कि इट एग्जिस्ट व्हेन इट इज शोन दैट द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड, या तो नोइंगली या रेकलेसली और केयरलेस, वेदर इट बी ट्रू और फॉल्स, या ये दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए डी है, बोथ ए एंड सी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जब इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेक्शन 32 आप पढ़ेंगे तो उसका पैरा सेकंड कहता है कि वो वाइड हो जाएगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, इट्स सब इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए इसमें उसकी हैपनिंग भी हो सकती है और नॉन हैपनिंग भी हो सकती है उस इवेंट की, डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट। तो इसका आंसर जो है करेक्ट वो आइदर ए और बी होगा। ज्वाइंट प्रोमिसर की लायबिलिटी क्या होती है? तो ज्वाइंट एंड सेवरल दोनों होती है। यहाँ पे और जो लगा है उसमें कंफ्यूज मत होगा, ये आंसर नहीं होता है, जिसमें एंड लगा होता है वो होता है। कोई भी अगर सम फिक्स किया गया है पहले से ही पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को बनाते समय, कंपेंसेशन पेएबल इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको क्या कहते हैं? अगर हम सेक्शन 74 पढ़ेंगे तो उसमें लिक्विडिटी डैमेज और पेनाल्टी दोनों को कहा गया है। तो इसका सही आंसर जो है वो आइदर ए और बी होगा।
ए जो है वो बी से अग्री करता है टू ट्रेस आउट सीक्रेट मनी फॉर हिम बाय द वे ऑफ मैजिक। अगर सेक्शन 56 हम देखिए जहां लिखा गया एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, तो वो वाइड हो जाता है। तो ये एक्ट भी जो है वो इम्पॉसिबल है, तो ये भी वाइड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। इसके बाद देखिए है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर कंसिडरेशन। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मस्ट बी गिवन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो बिल्कुल सेक्शन 2D में कहा गया है कि कंसिडरेशन जो है वो डिजायर के प्रोमिसर के डिजायर पे होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, मतलब उसकी इन द आईज ऑफ लॉ कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन मॉनेटरी टर्म्स, और कुछ और लॉफुल होना चाहिए सेक्शन 23 के हिसाब से। और एडिक्वेसी की जहां तक बात है तो ये कहीं पे भी नहीं की गई है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है सेक्शन 25 का कि कंसिडरेशन अगर इनएडिक्वेट है तो भी वो वैलिड होगा अगर पार्टी का कंसेंट फ्री है। तो ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है कंसिडरेशन के लिए। यहाँ देखिए नॉट पूछा गया है। लॉ रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ डैमेज, देखिए हैडले वर्सेस वैक्सनडेल रिमोटनेस ऑफ डैमेज पे बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें हमारा सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेस्ड है। जब भी सुसाइड करने की धमकी देकर के डरा करके अगर कंसेंट लिया जाता है तो वो किसके डेफिनेशन में आता है, ये 2009 का क्वेश्चन है बिहार पीसीएसजे का, तो उसको हम क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट सेकंड है बेलमेंट प्लेज ऑफ गारंटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।